हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं। यह है डाइस, जिसको हिंदी भाषा में पासा कहा जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इस वीडियो को अगर आप लोग पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। A to Z पूरी की पूरी जानकारी डाइस के बारे में एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट देने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। YouTube पर पहली बार मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं और आप सभी लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले कभी भी मैं YouTube पर नहीं बताया हूं, आज पहली बार स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग सपोर्ट भी करना, जिससे आगे भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इसी तरह से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्जामिनेशन में पासा के चैप्टर से एक भी प्रश्न गलत करके आए। ये मेरा गारंटी है। लेकिन सपोर्ट करोगे, ध्यान से देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और ध्यान से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी भी बताऊंगा, जैसे डाइस क्या है। उसके बाद इसमें बताऊंगा स्टैंडर्ड डाइस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में भी कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और आपसे भी यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। मैं भी सॉल्व करूंगा, आपसे भी सॉल्व करवाऊंगा। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट है वीडियो, पूरा देखना। और इसी वीडियो में डाइस का जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करके इस चैप्टर का द एंड कर देना। तो चलिए दोस्तों, डाइस के बारे में हम बात करें तो डाइस जो होता है हिंदी भाषा में इसको पासा कहा जाता है। तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा, लूडो तो खेले ही होंगे। लूडो में देखिए, एक यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, 1 लिखा रहेगा, मान लीजिए 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा जाएगा, इसके एक साइड में 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा। तो इस तरह से लूडो में टोटल 6 अंक होते हैं ना। कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, 6 आता है तो खुल जाता है। ये समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से पासा यह होता है, जिसमें क्या होता है, एक सरफेस ऊपर होता है, जस्ट इसके अपोजिट नीचे की तरफ एक सरफेस होता है, और इसके चारों तरफ 2 तो दिखाई दे रहा है, 2 पीछे हैं, इसके चारों तरफ भी होते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये होता है डाइस। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल में समझा देता हूँ कि देखिए, डाइस जिसको पासा बोलते हैं, ये क्या होता है। इन ए डाइस वन सरफेस इज अपोजिट टू दी एनी वन सरफेस। एक सरफेस के अपोजिट नीचे की तरफ भी एक सरफेस होता है, जबकि इसके चारों तरफ भी 4 सरफेस लगे हुए रहते हैं। समझ गए आप लोग, वो होते हैं पासा। तो सिंपल रूप से हमें जो पढ़ना है, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो बनता है डाइस के क्लासीफाई से, इसके कैटेगरी से। तो जो डाइस होता है, जो पासा होता है, ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को यूजुअल डाइस भी कहा जाता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को नॉर्मल डाइस भी कहा जाता है, जिसमें ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ये सारे होते हैं। और इसके कुछ गोल्डन फार्मूले भी होते हैं, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते ही बनते हैं। लेकिन शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डाइस से। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अगर हम बात करें तो इफ इन डाइस सम ऑफ द अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज देन 7, दिस डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि एग्जांपल, स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है आप लोग यहां पर समझिए। जैसे कि देखिए 1 3 2 4 5 6। उसके बाद अब यहां पर आप लोग देखिए, कहीं पर भी 2 निकटतम को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। 7 इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस के एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि अगर मान लीजिए हम लोग सिंपली जानिए, इसके अपोजिट को निकालना होगा तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7 आ गया ना 7। तो 3 का अपोजिट निकालना होगा 4 होगा, 2 का अपोजिट निकालना होगा 5 होगा, 6 का अपोजिट निकालना होगा तो 1 होगा। तो इस तरह से अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 डाइस है, 1 3 2 4 6 5 3 1 5। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड डाइस हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर देखिए 7 नहीं आ रहा है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाता है, जैसे कि एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, 2 5 3 5 3 4 6 1 5 6 1 7।
5 2 7, सॉरी यहाँ पे 3 ही रहेगा, ये मैं सोचा यहाँ पर बना देता हूँ। 6 1 7, ठीक, 6 1 क्या हो गया, 7 हो गया। 4 3 7, 5 2 7, तो सब में देखिए 7 आ रहा है ना, दो निकटतम को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा, जो लोग नहीं समझ रहे थे वो लोगों को अब पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यदि डाइस के विपरीत सरफेस पर जो सरफेस नहीं दिख रहा है उसका योग 7 आता है हमेशा, तो वो स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 7, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। अब इसके अपोजिट निकालना होगा, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, इस तरह से निकलते हैं। वहीं पर हम लोग कहानी शुरू होता है नॉन स्टैंडर्डाइज का। नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में सुने तो यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं और इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में बात करें तो इफ इन दी डाइस सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट, ये जो होता है इसमें जो अंक दिए गए हैं इसको एडजेसेंट बोला जाता है। बात समझ में आया ना, ये होता है एडजेसेंट। तो इसमें कह रहा है डाइस में कोई दो एडजेसेंट जिसके सरफेस में जो जोड़ने पर क्या आता है, 7 आता है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, यदि किसी डाइस में किन्हीं दो निकटतम एडजेसेंट सरफेस की संख्या को अगर मिलाते हैं तो योग 7 आता है, योग 7 आता है, तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दो स्टैंडर्डाइज के एडजेसेंट को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे 2 5 3, उसके बाद 4 6 5, सॉरी यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज को बता रहा था, 2 5 3 5 3 4 6 1 5, तो नॉन स्टैंडर्डाइज क्या कहता है, ये कहता है दो निकटतम एडजेसेंट के योग को जब हम जोड़ते हैं तो अगर 7 आता है तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। तो ये 5 2 मिलाते हैं तो 7 आया कि नहीं, 4 3 मिलाएं 7 आया कि नहीं, उसके बाद 6 1 मिलाएं 7 आया कि नहीं, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो नॉन स्टैंडर्डाइज को इसी तरह से पहचान किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि दो निकटतम एडजेसेंट के सरफेस को जब हम जोड़ते हैं उनका योग 7 आता है तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे कि इनको जोड़े 7 आया, इनको जोड़ लिए 7 आया, इनको जोड़ लिए 7 आया, तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। और हाँ, नॉन स्टैंडर्डाइज के 3 गोल्डन फार्मूले भी होते हैं, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी तरह से बने, आप देखते ही, कुछ भी नहीं करना है, देखते ही क्वेश्चन को तुरंत आंसर लिख देंगे कि 2 होगा, 4 होगा, ए होगा, बी होगा, देखते ही बता दोगे, मेरा गारंटी है आप सभी लोगों को। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले को समझना है। दोस्तों, तीनों फार्मूले के नाम क्या हैं एक बार हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है दोस्तों वो है एडजेसेंट रूल, लिख लेना अपनी कॉपी में। दूसरा जो रूल है वो क्या रूल है, वो है दोस्तों COMMON, कॉमन रूल। और जो तीसरा रूल है वो है रोटेशनल रूल। समझ गए। तो ये 3 रूल के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा, ना हो तो एक बार छोटा करके लिख देता हूं कि नॉन स्टैंडर्डाइज में 3 गोल्डन फार्मूले के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहला जो रूल है दोस्तों वो है एडजेसेंट रूल, दूसरा रूल जो है दोस्तों वो है कॉमन रूल, और तीसरा जो रूल है वो है रोटेशनल रूल। अब इन तीनों फार्मूले के बेसिस पर इतना भयानक आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि एक बार बस देखना, ना डिटेल समझ में आए तो ये वीडियो छोड़ करके चले जाना। इतना भयानक मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। और हाँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग, ये भी गारंटी दे देता हूँ आप लोगों को। नॉन स्टैंडर्डाइज के सबसे पहले फार्मूले की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से सभी लोग पहले इसके थ्योरी को समझो। इतने चीज में क्या लिखा गया है पहले आप उसको समझो। एडजेसेंट रूल क्या कहता है, इन दी डाइस एडजेसेंट नंबर नेवर कम्स ऑन दी अपोजिट सरफेस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो संख्या निकटतम होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे क्वेश्चन दीजिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। अब आप लोग बताओगे कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग बताओगे 2 5 4 3 4 6। एडजेसेंट रूल बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें बताना है आप सभी लोगों को कि अपोजिट ऑफ 4 का अपोजिट क्या होगा। और एडजेसेंट रूल क्या कहता है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है।
एडजेसेंट रूल कहता है कि किसी भी संख्या के निकटतम जो योग होते हैं, जो संख्या होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। सबसे पहली बात, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा तो कट कर देंगे। 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा, यही दोनों निकटतम है ना 4 के, तो 4 के अपोजिट 2 नहीं होगा और 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। 4 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा और 4 का अपोजिट 6 भी नहीं होगा, तो इसको भी कट कर देते हैं। तो क्या बचा हुआ है, बचा क्या हुआ है, 4 का अपोजिट ज्ञात करना है, तो 4 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, दोनों को हम लोगों ने कट कर दिया। सॉरी, 4 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, तो दोनों को हम लोगों ने कट कर दिया। यहाँ पर आते हैं, 4 का अपोजिट 3 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, तो बचा हुआ है केवल और केवल 1। तो आंसर क्या होगा, अपोजिट ऑफ 4 इक्वल टू 1, आंसर इज 1। एक सवाल और देता हूं, आप लोगों को बताना है, जैसे कि 1 5 3 2 4 5, इसमें बताना है 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, फिर आप लोग इस तरह से अपने कॉपी में लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए ना। 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, इसी 5 के अपोजिट को ज्ञात करना है, तो 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब इस डाइस में आते हैं, 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा और 5 का अपोजिट 3 नहीं होगा, तो क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है 6। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6, कि 5 का अपोजिट 6 होगा। तुरंत आंसर लगा देना है, बात समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों को देता हूं, इसको आप सभी लोग जल्दी से बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एडजेसेंट रूल की बात चल रहा है अभी इसके आगे नहीं बढ़े हैं। एडजेसेंट रूल का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। जैसे कि लिखा गया है, ए एफ सी एफ डी ई। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ का अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एफ इन द डाइस। एफ का अपोजिट क्या होगा इस डाइस में। हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ लिख दिए। एफ का अपोजिट ज्ञात करना है, तो एफ का अपोजिट ए नहीं होगा, एफ का अपोजिट सी नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर, एफ का अपोजिट ई नहीं होगा, एफ का अपोजिट डी नहीं होगा, बचा हुआ है क्या, बी बचा हुआ है, तो एफ का अपोजिट बी होगा, तो आंसर इज बी। मजा आ रहा है कि नहीं, सभी लोग बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। तो मैं पूछा था आप सभी लोगों को कि एफ का अपोजिट क्या होगा, सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। तो एफ का अपोजिट अगर कोई पूछ लेता है डायरेक्ट, तो एफ का अपोजिट बी, इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब आते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स का राइटिंग बहुत बेकार है, इसीलिए अलग बुला करके समझा रहा हूँ, अलग, क्योंकि अलग देख करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब आप लोग यहाँ पर समझिए, ये है 2 डाइस हैं, यहाँ पर लिखा गया है 2, एडजेसेंट रूल की बात किया जा रहा है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर है 2 5 3 4 6। इसमें पूछा गया है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा। कहाँ लिखा गया, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा। इस डाइस में आते हैं हम लोग, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा, कट कर दिए। यहाँ पर आते हैं, 4 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 6 नहीं होगा, तो बचा हुआ है केवल और केवल 1, तो आंसर इज 1। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ इसीलिए पहले अलग बता दिया हूँ। अब आते हैं यहाँ पर 5 का अपोजिट बताना है, तो 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 3 नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, बचा हुआ है 6, तो आंसर इज 6। तो अपोजिट ऑफ 5 इक्वल टू आंसर इज 6। उसी तरह से ABCD वाला भी बता दिया हूँ। यहाँ पर अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या होगा बताना है, तो एफ का अपोजिट ए नहीं होगा, एफ का अपोजिट सी नहीं होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, एफ का अपोजिट ई नहीं होगा, एफ का अपोजिट डी नहीं होगा, तो बचा हुआ है क्या, बचा हुआ है बी, बीच में बी बचा हुआ है, तो एफ का अपोजिट बी होगा। सो आंसर इज बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा रूल हो गया एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल कहता है कि कभी भी जो संख्या एक दूसरे के निकटतम होते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है एक दूसरे के। तो 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा। समझ गए,
यहाँ पर देखिए 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा। समझ गए बात को एकदम अच्छे से। तो आते हैं अपने अगले गोल्डन रूल के बारे में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो तुरंत सॉल्व करना है, 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाना है। आते हैं अपने कॉमन रूल के बारे में। कॉमन रूल तो इतना आसान है कि अगर पहला रूल समझ गए तो ये एकदम हलवा है, हलवा है एकदम। समझिए। अब आप कहेंगे बहुत फेंक रहे हैं, कुछ नहीं फेंक रहा हूं। कॉमन रूल क्या कहता है पहले समझो। इफ इन दी डाइस 2 नंबर आर कॉमन, यदि डाइस में 2 नंबर कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो बचा हुआ जो नंबर होता है, बचा हुआ जो संख्या होता है, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आओ अलग ले चलते हैं, अलग हम लोग समझते हैं। जैसे कि कह रहा है यदि दो डाइस में अगर मान लीजिए 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 2 डाइस मान लीजिए है, यदि डाइस में 2 नंबर एकदम सेम है तो बचा हुआ संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि 4 5 3 3 5 6। अब देखिए इसमें पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा। बताओ 4 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताओ। कॉमन रूल कहता है कि यदि डाइस में 2 नंबर एकदम सेम है तो बचा हुआ संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझिए बात को। 5 3 कॉमन है, 5 3 दोनों में देखो 5 3 कॉमन है, तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो 4 का अपोजिट 6 होगा। 6 का अपोजिट पूछता तो 6 का अपोजिट 4 होता। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करूंगा, सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोगों से भी सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 5 3 5 2 4। इसमें पूछा जा रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि 3 का अपोजिट क्या होगा। फिर बता देता हूं कॉमन रूल क्या कहता है। कॉमन रूल कहता है कि यदि डाइस में 2 नंबर सेम होते हैं तो बचा हुआ संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि 5 2 5 2 एकदम सेम है तो बचे हुए संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, सो आंसर इज 4। 3 का अपोजिट 4 होगा। अभी इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। प्लस प्लस ये है डिवाइड, ये है ट्रायंगल, ये है डिवाइड, ये है ट्रायंगल और ये है आयत। बात समझ में आया ना? इसमें पूछा गया है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा। तो बताओ क्या होगा प्लस का अपोजिट। सभी लोग जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं, बताओ। मैं तो वीडियो को रोक करके कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आप सही हो। चलिए दोस्तों देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ट्रायंगल और डिवाइड, ट्रायंगल और डिवाइड दोनों में कॉमन है। प्लस का अपोजिट पूछा है तो यही दोनों तो बचे हुए हैं, तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट प्लस होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज दिस। ये है प्लस का अपोजिट। समझ गए? जितने क्वेश्चन कराए हैं अब वो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखो, यही सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं। इसमें पूछा गया है ये 2 डाइस है, इसमें पूछा गया है 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 5 3 यहाँ कॉमन है, 5 3 कॉमन है, बचा 6, बचा 4, 4 का अपोजिट 6 होगा। तो आंसर क्या है? आंसर है 6। समझ में आया? अगला क्वेश्चन वही आप लोगों को बताए हैं 2 5 3 5 2 4। इसमें बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा। तो क्या होगा 3 का अपोजिट? 3 का अपोजिट जानने के लिए कॉमन देखो, 5 2 कॉमन है, बचा हुआ है 3, बचा हुआ है 4, तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 4 आंसर होगा। वही चीज आप लोगों को यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये सिंबल वाला समझा दिया हूँ। सिंबल वाले में भी आपको बताए हैं प्लस डिवाइड ट्रायंगल, डिवाइड ट्रायंगल आयत। तो इसमें पूछा हूँ कि प्लस का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें देखिए ट्रायंगल और डिवाइड, ट्रायंगल और डिवाइड कॉमन है, प्लस और आयत बचा हुआ है, तो प्लस का अपोजिट आयत, आयत का अपोजिट प्लस, तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा, प्लस का अपोजिट यही होगा। समझ गए? एक और रूल के बारे में समझते हैं। 2 रूल के बारे में समझा चुका हूं। पहला रूल हमारा कहता है, क्या कहता है? पहला रूल जो हमारा कहता है वो कहता है किसी भी संख्याओं के जो संख्या के निकटतम होते हैं वह कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। पहला रूल हमारा कहता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो 5 देखिए दोनों में है। पहला रूल बता रहा हूँ एक बार फिर से। तो 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 नहीं है। 5 का अपोजिट बताना है तो 5 का अपोजिट 6 होगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया।
और दूसरा रूल तो बहुत ही आसान है, कॉमन रूल, जिसमें दो कॉमन है तो बचा हुआ संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आते हैं अपने तीसरे रूल के बारे में। तीसरा रूल क्या कहता है? ये रोटेशनल रूल। रोटेशनल मतलब घुमावदार, क्लॉकवाइज घूमना है इसमें। रोटेशनल मतलब समझ गए ना, घूमने वाला रूल है ये। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है रोटेशनल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले हम इसके थ्योरी को समझेंगे। ये कहता क्या है, ये रूल क्या कह रहा है? इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन, यदि केवल एक नंबर कॉमन होता है डाइस में तो क्या होता है? इन दी टू डाइस, इन दी टू डायग्राम ऑफ डाइस, दो डायग्राम वाले डाइस में केवल अगर एक नंबर कॉमन आपको मिलता है तो वो क्लॉक डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है, जिससे एक दूसरे के अपोजिट पता चल जाते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। नहीं समझ में आया क्या कहना चाहता है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोल देता हूं। दो डाइस है, इसमें अगर केवल एक नंबर अगर कॉमन है तो क्या करेंगे? इसके अपोजिट पता करना है, तब हम क्या करेंगे? तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं एकदम साइड में आकर के। यहाँ पर दो डाइस की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना, ठीक? दो डाइस आप समझिए। जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है 2 6 1 6 3 और 4, यही है सवाल। इसमें बताना है एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा। तो दोनों में देखिए केवल एक संख्या कोई कॉमन है। अब क्या कॉमन है आप जल्दी से बताओ, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो लिखते हैं 6 1 2। अब इसको भी घुमाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लिखेंगे 6 3 4। पूछा गया है कि इसमें एक का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, तो एक का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा एक का अपोजिट। 2 का अपोजिट पूछता तो 2 का अपोजिट 4 होता। ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो चलिए एक बार फिर से एक क्वेश्चन को और देता हूं। 3 5 4 5 2 1, इसमें बताना है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4। 4 का अपोजिट क्या होगा? बताओ आप लोग, 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले देखिए, हाँ ये आप लोगों को देखना चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज नहीं ना है, 7 कहीं नहीं आ रहा है, तो हमें समझ जाना है कि अब 4 का अपोजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं, एक संख्या कॉमन दिखा कि नहीं दिखा? तुरंत क्लॉकवाइज घुमाओ इसको। पहले इसको घुमाते हैं 5 4 3, इसको घुमाओ 5 2 1। पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट 2 होगा, तो आंसर 2 आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस सवाल का आंसर 2 है, 4 का अपोजिट 2 होगा। एक सवाल को और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक, एक सवाल और हल कर लेते हैं। यह ए एफ सी एफ बी बी, इसमें बताना है आप लोगों को ए का अपोजिट क्या होगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ए इन दिस डाइस? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, क्या होगा इसका अपोजिट? ए सी एफ, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दोनों में एफ कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ ना, इसको घुमाते हैं एफ सी ए। पहले इसको घुमाएं एफ सी ए। क्लॉकवाइज हमेशा इस तरह घूमता है, याद रखना आप लोग। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमता है, ठीक, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। ठीक, इसको घुमाते हैं दूसरे वाले को एफ डी बी। पूछा गया है ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट बी होगा, सी का अपोजिट डी होगा, एफ का अपोजिट एफ कॉमन ही होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा? बी होगा। यही इसका आंसर है, और ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चन को हल करना चाहिए। किसी भी सवालों में आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये रूल बताए हैं आप लोगों को, रोटेशनल रूल। रोटेशनल मतलब घुमाने वाला रूल है ये। इसमें केवल एक संख्या को देखना है। जैसे कि पूछा गया है एक का अपोजिट क्या होगा, तो देखो इसमें दोनों में एक संख्या क्या कॉमन दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना, तो तुरंत इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। छोटा कर देता हूँ, 6 1 2 6 1 2, 6 को घुमाओ 6 3 4 6 3 4। किसका अपोजिट पूछा गया है? एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, तो एक का अपोजिट पूछा गया है तो आंसर 3 होगा। ये बताया हूँ कि नहीं आप लोगों को? ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर बता दिया हूँ। यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछा गया है, तो दोनों डाइस में देखो 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो तुरंत घुमाओ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद पता चला है
कि 4 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, लेकिन 4 का अपोजिट पूछा गया है, तुरंत आंसर निकल के सामने आ गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो ये होता है रोटेशनल रूल। तो अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो बहुत समझ लिया है। डाइस का केवल एक ही पार्ट बना देता हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। मैंने सोचा था एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन डिटेल समझाने के लिए ये एक पार्ट इतना आप लोग समझो। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, भले ही देखो, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना। एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा। और ये नोट्स दिखा करके इसलिए कर रहा हूं कि आप नोट्स को देखोगे, अगर लिखना भी चाहते हो तो वीडियो को रोक करके 60 नोट्स भी बना सकते हो ना। दो फायदे यहाँ पर हैं, समझ में भी आएगा, बेहतरीन नोट्स भी बन जाएगा, और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अगले वाले पार्ट में, तो वो देख लेना जरूर अगला पार्ट। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक में शेयर